Audio Jungle. कोविड-19 महामारी के चलते चीन के वुहान में चिकित्सा अपशिष्ट का उत्पादन 40 से 240 टन प्रतिदिन तक उछला। अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, जापान आदि कई देश एसयूपी पर पहले से लागू प्रतिबंध से पीछे हटने लगे। फेस शील्ड से लेकर ग्लव्स और मास्क तक का उत्पादन और निपटारा भारी मात्रा में किया जा रहा था। इस कचरे के एक बड़े भाग का ठीक से निपटारा नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप पर्यावरण में प्लास्टिक की मात्रा को कम करने के लिए जारी प्रयास प्रभावित होने लगे। प्लास्टिक की थैलियों और खाद्य कंटेनरों ने उन स्थानों पर वापसी की जहां से उन्हें धीरे धीरे हटाया जा रहा था। किराने की थैलियां और कॉफ़ी कप्स जैसी दोबारा प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़ों को वायरस ट्रांसमिशन के कारण छोड़ दिया गया था। भारत में जून और सितंबर के बीच 18,000 टन कोविड वेस्ट संबंधित जैव चिकित्सा उत्पन्न हुआ। दिसंबर 2020 तक केवल दिल्ली में उत्पन्न हुए कोविड संबंधित कचरे की मात्रा कुल 2,384 टन थी। ट्रांसमिशन के भय से जीवन में आए सुधार ने हमारे व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया है और पीपीई किट, प्लास्टिक पैक भोजन, ग्रोसरी, डिस्पोजेबल बर्तनों की मांग बढ़ने लगी है। कपड़े से बने मास्क मेडिकल मास्क से थोड़ा कम दर जान पड़ते हैं। पहले से पैक्ड माल अब सुपरमार्केट्स पर हावी हो रहा है। ई कॉमर्स में आई वृद्धि से अपशिष्ट संकट और अधिक गहरा हो गया है। दुनिया में निश्चित रूप से अपशिष्ट उत्पादन में इस वृद्धि के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन रुकिए, 2020 से पहले चीज़ें कैसी थी? बिलियन टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पहले से ही दुनिया में सालाना पैदा हो रहा था। यू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सिस्टम आईक्यू के स्रोत से पता चलता है कि 2016 में 11 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक महासागरों में बह गया था और महामारी के आगमन से पहले तक इस संख्या का 2040 में 29 मिलियन मैट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया था। दुनिया का 59% कचरा पहले ही लैंडफिल में टॉक्सिन्स छोड़ने, मिट्टी और भोजन को दूषित करने और खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का काम कर रहा था। वेस्ट मैनेजमेंट को व्यवस्थित और मजबूत बनाने के प्रयास अवश्य किए जा रहे थे, लेकिन अपशिष्ट संकट के सामने वे सुस्त और अप्रभावी हो गए हैं। हालांकि एसयूपी से हटा बैन अस्थायी हो सकता है, लेकिन इसके प्रभाव एक सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ने वाले हमारे लक्ष्यों में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी, कॉरपोरेट कार्रवाई और सरकारी नीति सब आवश्यक है। आइए अब तक भारत के कचरे और उसके प्रबंधन की दुनिया में झांके। अपशिष्ट विभिन्न प्रकार और स्वभाव के होते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक पिछले एक दशक से अपशिष्ट संकट का मूल्य कारण रहा है और आने वाले दशकों में इसका उत्पादन अभी भी 3 गुना होने का अनुमान है। भले ही हम इस पर विश्वास नहीं करना चाहते, लेकिन दुनिया प्लास्टिक पर अधिक से अधिक निर्भर होती जा रही है और इसमें जल्द कमी आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। ऐसे में हमारे पास एक स्पष्ट समाधान है, रिसाइकलिंग। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि अधिकांश प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होते और लैंडफिल में अपना घर बनाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक को हैंडल करने के लिए विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है और इसलिए कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के चमचे, प्लास्टिक की स्ट्रॉज, प्लेटें, बैग, हर जगह प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। सुपरमार्केट में विभिन्न सब्जियों की पैकेजिंग के लिए अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग होता है। आपने कई प्रोडक्ट्स की डिटेल को स्क्रॉल करते हुए एक त्रिकोण ज़रूर देखा होगा, जिसके तीर एक दूसरे का पीछा करते हुए नज़र आते हैं। यह आपको ये बताने का काम करता है कि कौन से प्लास्टिक रिसाइकिल किए जा सकते हैं। इस कोड को सन 1988 में प्लास्टिक इंडस्ट्री के खिलाफ बढ़ते हंगामे के साथ अपनाया गया था। 2008 में स्टीम इंटरनेशनल ने इसका स्थान लिया और इसके प्रतीक को ठोस त्रिकोण में कुछ हद तक बदला गया, हालांकि अर्थ समान ही रहा। त्रिभुज के भीतर की संख्या ये दर्शाती है कि प्लास्टिक कितनी बार रिसाइकिल किया जा सकता है। पहला दर्शाता है कि उत्पाद पॉलीथिन टेरापेथलेट से बना है। दूसरा हाई डेंसिटी वाले पॉलीथिन को दर्शाता है। तीसरा पॉलीविनील क्लोराइड को दर्शाता है। चौथा लो डेंसिटी वाले पॉलीथिन को दर्शाता है। पांचवा पॉलीप्रोपिलीन को दर्शाता है। छठा पॉलीस्टिनिन को दर्शाता है और सातवां अन्य प्लास्टिक को दर्शाता है, जैसे कि एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलीकार्बोनेट और पॉलिस्टिक एसिड। इस बारे में आपको अवगत करने के बाद
आप सोच सकते हैं कि इसे प्लास्टिक की समस्या का समाधान होना चाहिए। हालांकि कहानी का एक अन्य पक्ष भी है। इन प्रतीकों को कभी भी उपभोक्ता की जागरूकता के लिए नहीं बनाया गया था। इसका उपयोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के रूप में किया गया था, ताकि प्लास्टिक का उत्पादन जारी रहे और उत्पाद को ग्रीन के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। हकीकत में अधिकांश ऑटोस्टैसेबल रिसाइकिल करने योग्य उत्पाद रिसाइकिल नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें अधिकांश रिसाइकिल करने के लिए किफ़ायती भी नहीं होते हैं। इसलिए अधिकांश प्लास्टिक लैंडफिल में ही जाते हैं। हालांकि ये लिखा होने पर कि प्लास्टिक रिसाइकिलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिसाइकिल हो जाता है, क्योंकि अधिकांश रिसाइकिलेबल वस्तुओं का अपना बाजार नहीं होता। पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक उद्योग ने बहुत ही चतुराई से उपभोक्ताओं पर प्लास्टिक कटौती की जिम्मेदारी को थोप दिया है। प्लास्टिक पर हमारी बढ़ती निर्भरता से निपटने के लिए हमारी वर्तमान अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का प्राप्त न होना इसके खराब प्रबंधन और पर्यावरण में रिसाव को बढ़ावा दे सकती है। इस प्रकार एक पर्यावरणीय संकट को ट्रिगर किया जा सकता है। सबके बावजूद ऐसे प्लास्टिक हैं जिन्हें संरचना के अनुसार अलग करने के रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन मिक्स्ड नॉन रिसाइकिलेबल प्लास्टिक को लैंडफिल में डंप करने के अलावा हमारे पास आखिर विकल्प क्या है? WTE एक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा है जो बिजली का उत्पादन करने के लिए कचरे का दहन करता है। WTE उत्पादन तेजी से एक संभावित ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से स्वीडन द्वारा, जो पिछले 20 वर्षों में उत्पादन में सबसे आगे रहा है। उत्पादित की जा सकने वाली विद्युत ऊर्जा की सीमा लगभग 500 से 600 किलोवाट बिजली प्रति टन अपशिष्ट है। 2017 में सरकार ने कचरे की समस्या का समाधान के रूप में देश भर में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से 100 WTE प्लांट्स के निर्माण की घोषणा की। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 2200 टन कचरे का संग्रह लगभग 1200 मेगावाट विद्युत ऊर्जा के उत्पादन करेगा।